Very good morning, और I warmly welcome each and every student to another class of family law। देखिए, हमने ऑलमोस्ट फैमिली लॉ का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। एचएमए हो गया, हमारा मैरिजेस हो गया, और एक दो अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूँ आपके सामने, रखनी ज़रूरी है। अनाउंसमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए बस। पहली अनाउंसमेंट ये है, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, कि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ बैच जिस कॉल्ड टर्म 2 LLB कंप्लीट बैच। वही 5 सेमेस्टर्स जो हैं पूरी तरह पढ़ाई जाएंगे, जिसमें एविडेंस हो गया, बीएनएस हो गया, और प्रॉपर्टी लॉ हो गया, फैमिली लॉ 2 हो गया। अ कंप्लीट बैच, मतलब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको इसमें एनरोल होना है। आपके 5 और लीगल सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे आपने टर्म 1 के आप 5 सब्जेक्ट्स का आपने कंप्लीट किए, और वैसे ही अब टर्म 2 के और 5 सब्जेक्ट्स वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे पूरी तरह। ये बैच जो है ये आज ही लॉन्च किया गया है, और इसकी फर्स्ट डेमो क्लास इज ऑन 5th ऑफ जनवरी। अगर आप 5th ऑफ जैन से पहले पहले एनरोल करते हैं, फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको मिल जाता है। बाकी सब जो की पॉइंट्स हैं वो आप सब जानते हैं कि बेयर एक्ट आपको घर तक डिलीवर होंगे। नहीं बेयर एक्ट चाहिए तो नो बेयर एक्ट जो है कूपन कोड यूज कर लीजिए, और उसके साथ ही आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा। मिनिमल प्राइसेस पर जुडिशरी लेवल की प्रिपरेशन जो है वो आपको कराई जा रही है, बहुत अच्छे से आपको मेहनत के साथ पढ़ाया जा रहा है। आपने टर्म 1 के कोर्स में देखा ही होगा, अब वैसे ही टर्म 2 के कोर्स में भी आपको वैसे ही पढ़ाया जाएगा। तो आप पहले पहले एनरोल हो जाएं। उससे फायदा क्या है, एक तो डिस्काउंट मिल सकता है, और उससे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे, लाइव क्लासेस देखेंगे। 15 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ ये कोर्सेज आते हैं। जितने भी मैं कोर्स देता हूँ सब 15 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ ही आते हैं। तो सही टाइम पर आप एनरोल हो जाएं, उससे आपको भी काफी बेनिफिट होगा, जैसे आपको टर्म 1 के कोर्स में हुआ। आई जस्ट होप कि आप इसमें 5th ऑफ जनवरी से पहले पहले एनरोल हो जाएंगे। एक और अनाउंसमेंट करनी थी बिफोर आई बिगिन दिस क्लास, यानी कि आज अपना हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट होगा। तो उससे पहले पहले सारी अनाउंसमेंट्स कर देता हूँ, क्योंकि आज की क्लास एक तो उतनी बड़ी नहीं, हम बहुत छोटा सा बेयर एक्ट है और उसको हम कर लेंगे सारी चीजें। तो देखिए, एक वेबिनार है, ये मैं जरा पहले तो इसे साइज में लेकर आऊं ताकि आप सबको विजिबल तो हो एटलीस्ट। जी अब ठीक है। देखिए, वेबिनार है एक कंप्लीट रिवीजन वेबिनार है। मतलब अभी तक जो हमने एचएमए का पढ़ा उसके कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, और वो जो होने वाली है वो 29th ऑफ नवंबर को होने वाली है। 11 बजे शुरू होगा ये वेबिनार, और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एक कंप्लीट रिवीजन है। आपको काफी सारी चीजें जो है वो दोबारा से गो थ्रू करवाई जाएंगी, और आपको एक क्वाइट अंडरस्टैंडिंग बिठाई जाएगी दोबारा से, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक थोड़ा सा दोबारा से गो थ्रू करना चाहेंगे अगर आप लॉज में से, तो आप वो इस वेबिनार को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। 29th ऑफ नवंबर को ये वेबिनार होने वाला, डेट याद रखिए, और आपके काफी काम आने वाला है। सो आप कर सकते हैं, और इसमें लाइव डाउट सेशन भी होगा, आप लाइव डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यही दो अनाउंसमेंट्स थी बस। अब वापस आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, दैट इज हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। ठीक है, ये लास्ट अपना हिंदू लॉज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। ठीक है। अब ये एक्ट बहुत छोटा है, लगभग मुझे लगता है 4 पेजेस का भी एक्ट नहीं होगा। 4 पेजेस ही होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। उसमें भी बहुत कम सेक्शन है। अब बहुत इजीली सीख जाओगे, समझ जाओगे मैं आपको क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिफोर वी बिगिन दिस सेक्शन या बेयर एक्ट, हम जो कंसेप्ट समझने वाले हैं दैट इज गार्डियनशिप। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपने गार्डियन वर्ड तो सुना ही होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता भी ना सुना हो। देखिए, गार्डियन, गार्ड का मतलब अगर मैं समझूं तो गार्ड मीन्स टू प्रोटेक्ट। गार्ड मीन्स टू प्रोटेक्ट, इतनी बात तो आप समझते होंगे। और इन हिंदू लॉज, गार्डियनशिप या कोई भी किसी का गार्डियन कैसे बनता है, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट।
अब वो बात कभी मत भूलना कि ये सिर्फ हिंदूज के लिए, ये तो कभी भी जितने भी हमने बेरैक्ट पढ़े इनमें ये चीजें मत भूल जाना। अब गार्डियन मतलब यहाँ पर कुछ प्रोटेक्ट कर रहा है तो किसे प्रोटेक्ट कर सकता है? या तो वो किसी की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा है, किसी की प्रॉपर्टी का गार्डियन है, या वो किसी कोई पर्सन का गार्डियन है। पर्सन कह लो, बॉडी कह लो, कस्टडी कह लो, या वो किसी बंदे का गार्डियन है, बच्चे का गार्डियन है, किसी का भी गार्डियन है। नाउ अंडर HMGA, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, कितने गार्डियंस होते हैं? कुछ कैटेगरीज हैं गार्डियंस की, जैसे नेचुरल गार्डियन, दूसरा टेस्टामेंट्री गार्डियन, तीसरा डी फैक्टो गार्डियन, चौथा डी ज्योरे गार्डियन। सो दीज आर वेरियस टाइप ऑफ गार्डियनशिप जो आपको इस बेयर एक्ट के अंदर या फिर HMGA के अंदर देखेंगे, और नेचुरली होते भी इतने ही। ठीक है, तो अब हम इस एक्ट को शुरू करते हैं। जैसे जैसे जो जो टॉपिक आएगा हम पढ़ते जाएंगे और आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता जाऊंगा। देखिए, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, साल मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस दिन कमेंसमेंट डेट है इसकी? 25 अगस्त 1956 को। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टाइटल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब चीजें आप जानते हैं, सेम है। सेक्शन 2 भी सेम है, कुछ भी पढ़ने की इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ अलग नहीं है। सेक्शन 3 भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जानते हैं हु इज अ हिंदू, कैसे, वही सेम एग्जैक्टली सेम चीजें लिखी गई हैं। एक बार डेफिनेशंस को हल्का सा रेफर कर देते हैं ताकि आपके माइंड में रहे कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, डेफिनेशंस में उन्होंने कहा माइनर मींस अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इयर्स। माइनर कौन है? 18 से छोटा, बस। गार्डियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ अ पर्सन ऑफ अ माइनर ऑफ हिज प्रॉपर्टी और ऑफ बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी। समझा? जो गार्डियन का मतलब ये है कि उसकी प्रॉपर्टी का ख्याल रखें या बोथ प्रॉपर्टी एंड पर्सन का ख्याल रखें। ठीक है, नेचुरल गार्डियन होता है, टेस्टामेंट्री गार्डियन होता है, ठीक है, बाय फादर मदर एम्पावर्ड बाय कोर्ट, यही सब चीजें गार्डियन होते हैं। हम जो मेन जहां से हमारा ये बेयर एक्ट शुरू होता है, जहां से एक्ट शुरू होता है, दैट इज सेक्शन 6। सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है इस बेयर एक्ट में। यही दो तीन ही सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, और कुछ है ही नहीं इस एक्ट में। ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं समझाता रहूंगा आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, और जो बेयर एक्ट पर नोट करना हो बेयर एक्ट पर ही नोट करते जाइए। देखिए, सेक्शन 6 का टाइटल क्या है? नेचुरल गार्डियन ऑफ अ हिंदू माइनर। पहली बात तो हिंदू मतलब आप जानते हैं, और माइनर का मतलब 18 से छोटा। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? एक नेचुरल गार्डियन की, जो कि हिंदू माइनर है। ठीक है, क्लियर है? अब से देख लेते हैं। सेक्शन 6 स्टेट्स दैट द नेचुरल गार्डियन ऑफ अ हिंदू माइनर in respect of the minor's person as well as in respect of a minor's property, मतलब उसकी प्रॉपर्टी प्लस उस पर्सन के लिए गार्डियन कौन है, एक्सक्लूडिंग हिज और हर अनआइडेंटिफाइड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। देखिए, उन्होंने कहा कि माइनर का प्रॉपर्टी का, माइनर के पर्सन का नेचुरल गार्डियन कौन होता है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन भी दे दी कि एक्सक्लूडिंग दिस। और एक्सक्लूडिंग में उन्होंने क्या बोला? एक्सक्लूडिंग में बोला हिज और हर शेयर इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अब आप कहेंगे सर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में नेचुरल गार्डियन इसको क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्योंकि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिकली जो गार्डियन होता है वो एक कर्ता होता है ना। हु इज अ कर्ता, ये अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, उसके लिए वो बैच ज्वाइन कर लीजिए जो अभी मैंने आपको दिखाया फैमिली लॉ 2 का। क्योंकि फैमिली लॉ 2 में हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, अभी हमारा कुछ भी नहीं है। तो कर्ता ही गार्डियन होता है, लेकिन उसके अलावा माइनर की प्रॉपर्टी का, माइनर पर्सन का गार्डियन कौन होता है? सब क्लॉज ये कहता है इन केस ऑफ अ बॉय और अ अनमैरिड गर्ल। ध्यान से सुनिए, लड़का या फिर कोई अनमैरिड लड़की है, फादर, उसका जो नेचुरल गार्डियन होता है वो हमेशा फादर ही रहेगा। एंड आफ्टर हिम द मदर, फादर के बाद मदर, प्रोवाइडेड दैट द कस्टडी। यहां पर एक प्रोवाइजो दिया, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो, ये ऐसे ही क्वेश्चन प्री में या पेपर में पूछे जाते हैं। प्रोवाइजो क्या दिया है? कहता है कस्टडी ऑफ अ माइनर हु हैज नॉट कंप्लीटेड ऑफ द एज ऑफ, मतलब जिसने 5 साल की एज अभी कंप्लीट नहीं की, शेल ऑर्डिनरीली बी विद द मदर। 5 साल तक
बच्चे की कस्टडी मदर के पास ही रहेगी। अब यहाँ पर ना मेरे मन में एक डाउट आ रहा है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टडी एंड अ गार्डियन। एक होता है किसी को हम गार्डियनशिप में रख रहे हैं, कोई किसी का गार्डियन है, या लेट्स से कोई किसी भी पर्सन का गार्डियन है, या नेचुरल गार्डियन है, डी फैक्टो गार्डियन, एनीथिंग। लेकिन फिर कस्टडी का मतलब क्या होता है? तो द डिफरेंस बिटवीन द कस्टडी एंड अ गार्डियन इज, अगर हमारे पास किसी की भी कस्टडी है, उसका मतलब आपके पास वो फिजिकल पोजेशन है उस चाइल्ड की, वो बच्चे को आप अपने पास रखेंगे, दैट इज फिजिकल पोजेशन है। लेकिन अगर कोई किसी का भी गार्डियन है, दैट मीन्स आपके पास उसके ऊपर लीगल अथॉरिटी है, आप उसके ऊपर लीगल अथॉरिटी होल्ड करते हैं, वो आपकी लीगल अथॉरिटी के अंडर है। ठीक है, तो कस्टडी मतलब फिजिकल पोजेशन, गार्डियनशिप मतलब लीगल अथॉरिटी। बस यहां पर उन्होंने कहा देखिए गार्डियन तो हर केस में फादर ही रहेगा, आफ्टर फादर मदर रहेंगे, लेकिन पहले फादर ही है। और जो कस्टडी की बात रही, उन्होंने कहा कि माइनर की कस्टडी जब तक वो 5 साल पूरा कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक माइनर की कस्टडी मदर के पास रहेगी। मतलब 5 साल तक बच्चा हर केस में मदर के पास ही रहेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन वो कस्टडी चाहे मदर के पास है, गार्डियन अभी भी फादर ही। क्लियर है? ये चीजें आपको नोट करनी बहुत जरूरी है। देखिए जब ऐसे नॉर्मल मैरिज है, नॉर्मल एक फैमिली है, उसमें तो चलो ठीक है, मदर फादर साथ रह रहे हैं लीगली, तब भी अगर मैं बात करूं तो 5 साल तक बच्चे की कस्टडी, चाहे डाइवोर्स हो जाता है कुछ भी हो जाता है, कस्टडी मदर के पास ही रहेगी। आफ्टर 5 इयर्स उसके बाद फिर कोर्ट टाइम टू टाइम डिसाइड करती रहती है किसके पास कस्टडी रहेगी नहीं रहेगी, यहां पर तो वही रहेगी। तो प्लस बी देख लेते हैं। इन केस ऑफ एन इलेजिटिमेट बॉय और इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल, अब आप जानते हैं हमने सारा ही हिंदू लॉ पढ़ लिया यार, अब आप इलेजिटिमेट बॉय एंड इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल को तो समझते होंगे। अगर हमारी बात की जाए नेचुरल, हम किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल गार्डियन की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि अगर आपका लेजिटिमेट बॉय और अनमैरिड गर्ल है तो उसका गार्डियन कौन हो जाएगा, नेचुरल गार्डियन फादर, उसके बाद मदर। लेकिन अगर आपका कोई इलेजिटिमेट बॉय और इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल है, इनलेजिटिमेट आप समझते हैं, उसकी जो नेचुरल गार्डियन होती है वो मदर होती है, एंड आफ्टर मदर फादर होता है। सिर्फ और सिर्फ किस केस में, इलेजिटिमेट चाइल्ड के केस में। सब क्लॉज सी की बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ अ मैरिड गर्ल, जहां पर मैरिज होगी किसी लड़की की, किसी भी लड़की की, उसका गार्डियन कौन हो जाता है, उसका हस्बैंड। इसीलिए अगर आपने लीगली देखा भी हो तो वी राइट कि लाइक जब तक लड़की जो है वो अनमैरिड है, वी राइट डॉटर ऑफ दिस एंड दिस फादर, एंड जब मैरिज हो जाती है फिर हम लिखते हैं वाइफ ऑफ दिस एंड दिस, क्योंकि अनमैरिड गर्ल का गार्डियन, नेचुरल गार्डियन इज हस्बैंड। आगे प्रोविजो दिया है, provided that no person shall be entitled to act as a natural guardian of a minor under the provisions, जो प्रोविजन आगे नीचे लिखी गई है, मतलब बेसिकली देखिए यहाँ पर वो बात की गई है कि ये इन सब केसेस में ये गार्डियन नहीं बन सकता, दैट मीन्स डिस्क्वालिफिकेशन। और एक और चीज याद रखना, वैसे तो मैं आपको पढ़ा दिया, पता नहीं आपको थोड़ा सा भी याद है नहीं है, या रिवाइज करते हो नहीं करते मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो चीज है ना हस्बैंड वाली, ये याद रखना कोर्ट ने इसे रिपील कर दिया हुआ है, और इसको भी फादर फादर ही बना दिया, कंटिन्यू टू बी फादर, कोर्ट ने रिपील कर दिया हुआ, इन स्पेशली इन केस ऑफ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड की बात कर रहा हूं, वहां पर फादर ही होता है। ठीक है, चलो वापस आते हैं, प्रोवाइजो की बात करते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्ट एज अ डिस्क्वालिफिकेशन है कि ये अगर है तो फिर आप डिस्क्वालिफाइड है, नेचुरल गार्डियन नहीं बन सकते। इफ ही हैज सीज टू बी अ हिंदू, अगर वो नेचुरल गार्डियन हिंदू ही नहीं है, चलो जी फिर तो गार्डियन बन ही नहीं सकता। इफ ही हैज कंप्लीटेड एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड बाय बिकमिंग अ हर्मिट, मतलब उसने त्याग दे दिया दुनिया से, दुनियादारी से बिल्कुल बाहर निकल गया, उन केसेस में वो बंदा नेचुरल गार्डियन किसी का नहीं बन सकता। Explanation: in this section, expression father and mother do not include a stepfather and a stepmother. Stepfather, stepmother कभी भी natural guardian नहीं बन सकते। ये बस इतनी बात कर रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको समराइज कर देता हूं, क्योंकि मेन यही एक्ट है, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा अगर आपके लड़का है, यू हैव अ सन, यू हैव एन अनमैरिड गर्ल जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई, आपकी लड़की है एक,
उसके केस में गार्डियन कौन है? फादर। आफ्टर फादर मदर, नेचुरल गार्डियन। ठीक है। इन केस ऑफ इलेजिटिमेट गर्ल और अ बॉय, इलेजिटिमेट गर्ल और बॉय, इस केस में गार्डियन कौन है उसका? उसकी मदर। आफ्टर मदर फादर। एंड इन केस ऑफ अ मैरिड गर्ल, उसका गार्डियन कौन है? हर हस्बैंड। इन केस ऑफ अ चाइल्ड मैरिज, उसका फादर। क्लियर है? बस यही पढ़ा हमने सेक्शन 6 में। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड इज कि फादर को प्रेफरेंस क्यों दी जा रही है मदर के ऊपर? क्यों यहां पर इक्वल फुटिंग में नहीं रखा जा रहा फादर और मदर को? तो इसके ऊपर एक केस भी है और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह इसके ऊपर बात की। आप सब हेडिंग डाल लीजिए, फादर प्रेफर्ड ओवर मदर, सब हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए, आगे लिखिए, द नेचुरल गार्डियंस ऑफ अ माइनर, द नेचुरल guardian of a minor, your natural guardians of a minor are his father and after him the mother। हम जानते हैं, फुल स्टॉप। मतलब पहले फादर है फिर मदर है, ऐसा नहीं है कि पहले मदर है फिर फादर है, नो, फुल स्टॉप। दिस implies that while the father is alive, this implies that while the father is alive, comma, mother will not be the guardian। मतलब बेयर प्रोविजन से हमें यही समझ आ रहा है कि जब तक फादर अलाइव है तब तक मदर गार्डियन नहीं बन सकती, बेयर प्रोविजन से। लेकिन कोर्ट ने आगे क्या कहा, सुनिए। इन केस ऑफ, केस का नाम लिख लीजिए, गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई 1999, सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ, the constitutional validity of Section 6 HMGA, Hindu Minority and Guardianship Act, was challenged, was challenged as being discriminatory on grounds of sex। That means आप फादर और मदर में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, आप फादर को क्यों दे रहे हैं और मदर को क्यों नहीं बना रहे नेचुरल गार्डियन? सबसे पहले अब कोर्ट ने उसको आंसर किया। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द टर्म फादर, यहां पर जो फादर टर्म यूज की गई है, फादर एंड आफ्टर हिम द मदर, इसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दीजिए, फादर एंड आफ्टर हिम द मदर, इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दीजिए, डू नॉट नेसेसरली मीन, डू नॉट नेसेसरली मीन आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। कोर्ट ने कहा यहां पर फादर आफ्टर, आफ्टर फादर मदर का मतलब ये नहीं है कि जब फादर की डेथ हो जाएगी तब मदर गार्डियन बनेगी, नो। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फादर के केसेस में मदर ऑटोमेटिकली गार्डियन बन जाएगी, बस यही कोर्ट ने कहा। ठीक है। बट कॉमा, बट इट एक्चुअली मीन्स, बट इट एक्चुअली मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ द फादर। मतलब फादर की एब्सेंस में मदर ऑटोमेटिकली नेचुरल गार्डियन बन जाती है, फुल स्टॉप। इफ द फादर इज अवे और ड्यू टू सम रीजन नॉट इन अ पोजिशन, if the father is away or due to some position, due to some reason not in a position to take care of the minor, to take care of the minor, then the mother can substitute him, the mother can substitute him and act as the guardian of the child, full stop, and act as the guardian of the child, full stop। The court held that section 6 HMGA is constitutionally valid। ये कोर्ट ने कहा। एक बारी पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या लिखवाया है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमने क्या पढ़ने की कोशिश की है, बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन यार जो भी कोर्ट ने कहा इस केस में,
उसके हिसाब से भी मदर अभी सेकंड प्रेफरेंस ही है। और मेन डाउट तो यही था कि वाई मदर इज द सेकंड प्रेफरेंस, क्योंकि कोर्ट ने कहा ठीक है कि फादर के बाद ही मदर बन सकती है, कि ठीक है फादर जो है वो कहीं अवे है तो मदर बन जाएगी, लेकिन वाई सेकंड प्रेफरेंस, ये कोर्ट ने अभी तक आंसर नहीं किया। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ डील नहीं किया, कभी करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आप खुद ही देख लेना। लेकिन इसका आंसर हमें इस केस में भी नहीं मिला, किसी केस में भी नहीं मिला, तो ये अभी अनसॉल्व्ड रहस्य है, बस ऐसे ही चल रहा है, तो आप समझ लीजिए। ठीक है, अब सेक्शन 7 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 6 यही था जो मैंने आपको पढ़ा दिया, इजी है। सेक्शन 7 देख लेते हैं। सेक्शन 7 कहता है नेचुरल गार्डियनशिप ऑफ अडॉप्टेड सन। अडॉप्टेड, अगर आपने अडॉप्ट किया है बेटे को, उसकी नेचुरल गार्डियनशिप किसके पास होगी? द नेचुरल गार्डियनशिप ऑफ अडॉप्टेड सन हु इज माइनर passes on adoption to the adopted father and after him to the adopted mother। ठीक है, समझ गए ना? मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपने सन को अडॉप्ट किया है तो उसकी जो नेचुरल गार्डियनशिप है वो पास करेगी अडॉप्टेड फादर को, फिर उसके बाद अडॉप्टेड मदर को। चलिए, पावर्स ऑफ अ नेचुरल गार्डियन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 कहता है कि पावर्स क्या है नेचुरल गार्डियन के पास। ठीक है, और एक और चीज मैं वैसे आपको यहाँ पर लिखवा देना चाहता हूँ, कभी भी यहाँ पर स्टेप फादर स्टेप मदर्स इंक्लूडेड नहीं है, वो गार्डियंस नहीं बनते। या तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स बनेंगे या फिर बायोलॉजिक अडॉप्टेड पेरेंट्स बनेंगे। स्टेप फादर स्टेप मदर कभी गार्डियन नहीं होता किसी का, याद रखिए। चलिए, पावर्स ऑफ अ नेचुरल गार्डियन देखिए जी। सब क्लॉज 1, द नेचुरल गार्डियन ऑफ अ हिंदू माइनर हैज पावर subject to the provisions of this section to do all acts which are necessary or reasonable and proper for the benefit of the minor or for realization protection, ठीक है, benefit of minor's estate, but the guardian can in no case bind the minor by personal convenient। बेसिकली ये कह रहा है कि माइनर जो गार्डियन है, नेचुरल गार्डियन है, वो सब कुछ करेगा गार्डियन के प्रोटेक्शन के लिए, गार्डियन की रियलाइजेशन के लिए, गार्डियन की एस्टेट के लिए, जो भी बेस्ट होगा, जो भी माइनर के लिए वेलफेयर के लिए बहुत बेस्ट है, गार्डियन वो करेगा। मान लीजिए माइनर की एक प्रॉपर्टी है, माइनर के नाम पर आती है, कहीं से भी आई, उसके दादाजी ने दे दी, कुछ भी दे दी। अब वो प्रॉपर्टी मान लीजिए लेट्स से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो उसका माइनर माइनर ही है, वो माइनर की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका नेचुरल गार्डियन को पता लगा कि यार इस प्रॉपर्टी के, क्योंकि वैल्यू उसकी 1 करोड़ है लेकिन उसके 3 गुना पैसे मिल रहे हैं, दैट मीन्स 3 करोड़ मिल रहा है, तो नेचुरल गार्डियन कैन डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, नेचुरल गार्डियन कैन सेल दैट प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके बेनिफिट के लिए हो रहा है, वेलफेयर के लिए हो रहा है। क्लियर है? तो नेचुरल गार्डियन सब कुछ कर सकता है जो वो चाहे फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड, बट यहां पर बट भी लिखे, बट वो किसी भी केस में उसको लीगली लायबल नहीं बना सकता, कि पर्सनली उसे माइनर को लायबल बना दिया कि यार ये तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी, मान लीजिए यहाँ पर उसने, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बेची, यहाँ पर उसने कुछ फ्रॉड कर दिया, प्रॉपर्टी तो माइनर के नाम पर थी, वो माइनर को लीगली लायबल कभी नहीं बना सकता। क्लियर है? सब सेक्शन 2 देख लेते हैं। द नेचुरल गार्डियन शैल नॉट विदाउट प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, मतलब ये जो आगे बातें लिखी है ना, कोर्ट की परमिशन के बिना ये नेचुरल गार्डियन कर नहीं सकता। विदाउट प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट क्या क्या नहीं कर सकता देख लेते हैं। देखिए, मॉर्गेज और चार्ज और ट्रांसफर बाय सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और अदरवाइज एनी पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। मतलब अगर वो ये चीज करना चाहता है, जैसे मॉर्गेज, चार्ज, ट्रांसफर, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, कोर्ट से पहले परमिशन लो। इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोर्ट से पहले परमिशन लो, फिर आप कर सकते हैं, उसके बिना ये नहीं कर सकता अपने आप से। बी, लीज एनी पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर टर्म एक्सीडिंग 5 years or for a term extending more than 1 year beyond the date on which the minor will attain majority। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है, सर ये क्या लिखा क्या लिखा, बहुत पूछते हैं, तो बताता हूँ क्या लिखा है, सुनिए ध्यान से। कहता है एक जो नेचुरल गार्डियन है वो लीज कर सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम 5 years के लिए लीज कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी।
माइनर की, या फिर सुनिए, ध्यान से सुनिए, अब ये ना मैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा क्योंकि यहां पर आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए अब माइनर इज अभी 13 ईयर्स का है माइनर। कितने सालों का? 13 सालों का माइनर। सो सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ, मतलब मैं आपको बता रहा था कि माइनर के केस में, लेट्स फॉर एन एग्जांपल कि वो माइनर जो है वो 13 ईयर्स तक है। अब वो माइनर की कैटेगरी से बाहर कब आएगा? जब वो 18 का हो जाएगा। मेजर कब बनेगा? 18 तक हो जाएगा। कितने साल है? 13, 14, 1, 15, 2, 16, 17, 18। तो तो वो मैक्सिमम 5 ईयर्स तक जो है लीज पे कुछ भी दे सकता है। लेकिन कंडीशन ये है, मान लीजिए कि माइनर जो है वो 16 ईयर्स तक, 16 ईयर्स का, मेजर वो कितने का हो रहा है? 18 पे हो रहा है। तो वो सिर्फ +1 इतना कर सकता है। दैट मीन्स वो कितने साल के लिए प्रॉपर लीज पे दे सकता है? 16, 17, 18, 19। माई मैक्सिमम 1 साल आगे एक्सीड करके कुछ किसी को भी कुछ दे सकता है। यानी कि वो मैक्सिमम यहाँ पर 3 सालों के लिए किसी को भी लीज पे दे सकता है। यहाँ पर चलो 5 साल बन रहे थे तो उसने 5 साल पर लीज पर वो दे सकता था। लेकिन मान लीजिए माइनर 17 ईयर्स का, फिर कितने सालों तक मैक्सिमम उसकी प्रॉपर्टी को लीज पे दे सकता है? 2 सालों तक। मतलब 19 तक दे सकता है, बस 19 सालों का जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, यही यही बात यहां पर लिखी गई है। क्या लिखी है मैं आपको फिर से पढ़ा देता हूं। 1 ईयर, ध्यान से पढ़िए, 1 ईयर बियॉन्ड द डेट ऑन विच द माइनर विल अटेन मेजोरिटी। 1 साल आगे बढ़ाकर दे सकता, बस उससे ज्यादा नहीं दे सकता वो लीज पर प्रॉपर्टी उसकी, नेचुरल गार्डियन। जब वो मेजर हो गया फिर तो वो खुद डिसाइड कर ही लेगा क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, आगे देख लीजिए, सबसेक्शन 3 देखिए। Any disposal of immovable property by natural guardian in contravention of subsection 1 or subsection 2 is voidable at instance of the minor or any person claiming under him। मतलब अगर कोई भी मान लीजिए नेचुरल गार्डियन माइनर के प्रॉपर्टी को कुछ भी कर देता, क्योंकि यार ध्यान से अगर आप सारी चीजें देखो ना, जो सब क्लॉज ए में जो जो ट्रांसफर है, ओनरशिप ट्रांसफर है, ये सारी एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफर है। एब्सोल्यूट ट्रांसफर का मतलब एक बारी होगी तो होगी, एब्सोल्यूट राइट मिल जाता है दूसरे पर्सन को। तो सब सेक्शन 3 कह रहा है कि अगर कोई भी डिस्पोजल होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का बाय नेचुरल गार्डियन इन कॉन्ट्रावेंशन, इसके अगेंस्ट कुछ वो करता है विदाउट मतलब टेकिंग द परमिशन ऑफ कोर्ट, तो ये ऑटोमेटिकली वॉइडेबल है माइनर के इंस्टेंस पे, या फिर कोई उसके अंडर कोई क्लेम कर रहा तो। सबसेक्शन 4 देख लेते हैं। कहता है नो कोर्ट शैल ग्रांट परमिशन टू द नेचुरल गार्डियन टू डू एनी ऑफ द एक्ट्स मेंशन्ड इन सबसेक्शन 2 एक्सेप्ट इन केस ऑफ नेसेसिटी और फॉर एन एविडेंट एडवांटेज टू द माइनर। कोई भी कोर्ट गार्डियन को ये करने नहीं देगी, अलाउ नहीं करेगी, अनलेस ये उसके वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा है, उसे एडवांटेज दे रहा है, या कोई नेसेसिटी है, बहुत ज्यादा नेसेसिटी है माइनर के लिए, बहुत जरूरी है, पैसा चाहिए, कुछ चाहिए, तो उन केसेस में वो कर सकता है। ठीक है, आगे सब क्लॉज 5, द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट शैल अप्लाई टू एंड रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ द, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर ये पढ़ लीजिए कि shall apply to and in respect of application for obtaining the permission of court under subsection 2 in respect as if application for obtaining the permission of the court under section 29 of the act and do so। बस यहाँ पर हमें अभी अभी प्रोसीडिंग्स है, ये हमें कुछ भी लेना देना यहाँ पर नहीं। सबसेक्शन 6 में कहा है कि यहाँ पर कोर्ट का मतलब क्या है? कोर्ट का मतलब ये है कि जिसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में, विद इन जिसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में ये इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है, वो यहाँ पर कोर्ट बनता है। ठीक है, जो भी जैसे ये माइनर की प्रॉपर्टी है, ये जिस भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है, बस वो सिविल कोर्ट इसे ट्राई करेगा।
दैट कोट करे, जो केस है वो ट्राई करेगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। नाइन्थ, नाइन्थ होता है टेस्टामेंट्री गार्डियन। टेस्टामेंट्री गार्डियन क्या होता है अभी हम पढ़ लेते हैं। टाइटल कहता है टेस्टामेंट्री गार्डियन एंड देयर पावर्स। पहली बात तो टेस्टामेंट्री गार्डियंस का मतलब क्या होता है? टेस्टामेंट्री गार्डियन का मतलब होता है गार्डियन अपॉइंटेड बाय विल। विल समझते हैं ना, विल, वसीयत। तो जो भी गार्डियन आपका वसीयत के थ्रू अपॉइंट हुआ वो आपका गार्डियन हो जाता है टेस्टामेंट्री गार्डियन। पढ़ते हैं क्या लिखा है। कहता है हिंदू फादर एंटाइटल्ड टू एक्ट एज द नेचुरल गार्डियन ऑफ हिज माइनर लेजिटिमेट चाइल्ड मे बाय विल। अब यहां पर इलेजिटिमेट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इलेजिटिमेट का गार्डियन तो वैसे ही कौन है, मदर है, उसके पास ज्यादा पावर है। यहाँ पर लेजिटिमेट बच्चों की बात की जा रही है कि वो जो है बाय विल अपॉइंट कर सकता है गार्डियन फॉर एनी ऑफ देम इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनस पर्सन और रिस्पेक्ट ऑफ माइनस प्रॉपर्टी अदर देन अनडिवाइडेड इंटरेस्ट रेफर टू इन सेक्शन 12 और इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ। दैट मीन्स जो फादर है, यही यही बना देता हूँ डायग्राम के थ्रू, आप समझ आएंगे मैं क्या समझा रहा हूँ। जो फादर है वो बाय विल किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं उसका गार्डियन, अपने बच्चों का माइनर गार्डियन का, जो कि लेजिटिमेट है। मान लीजिए उन्होंने अपना ब्रदर को अपॉइंट कर दिया, बिल्कुल ये उनके टेस्टामेंट्री गार्डियन होंगे। तो ये माइनर की प्रॉपर्टी को, माइनर को ख्याल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सिर्फ जॉइंट हिंदू फैमिली में नहीं रख सकते, वो ऑटोमेटिकली करता ही होता है। चलो सब सेक्शन 2 देख लेते हैं। एन अपॉइंटमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 1 जो अभी हमने पढ़ा शैल हैव नो इफेक्ट if father predeceases the mother, but shall revive if the mother dies without appointing by will any person as guardian। बहुत बड़ी बात लिखी है, समझाता हूं क्या। सबसेक्शन 2 कहता है कि मान लीजिए इफ द फादर प्रीडिसीजेस मदर, फादर की डेथ मदर से पहले हो जाती है, तो वो तो ऑटोमेटिकली मदर गार्डियन बन जाएगी। ये तो हमने ऊपर अभी पढ़ लिया सेक्शन 6 में, ऑटोमेटिकली मदर गार्डियन बन जाएगी। तो फिर इस विल का क्या? अगर फादर विल बना के गया तो कोर्ट कहता है कि अदर, मान लीजिए मदर ने या तो विल बनाती, अगर मदर ने विल बनाई तो वो विल काम में आएगी, वो विल इफेक्ट में आएगी। मान लीजिए अगर मदर ने विल नहीं बनाई तो उस केस में फिर फादर की विल इफेक्ट में आ जाएगी। क्लियर है? एक बार और समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार और समझा दूंगा क्या समझाने की यहां पर कोशिश कर। आगे देखते हैं सबसेक्शन 3। अ हिंदू विडो एंटाइटल्ड टू एक्ट एज a natural guardian of her minor legitimate children and a Hindu mother entitled to act as a natural guardian of her minor legitimate children by reason of the fact that the father has become disentitled to act as such may by will appoint a guardian for any of them in respect of minors person, respect of minors property etc। वो अभी जो मैंने बताया कि मदर जो है वो बाय विल जो है वो बना देगी गार्डियन, नेक्स्ट गार्डियन। ठीक है, आगे देखते हैं। अ हिंदू मदर एंटाइटल्ड टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्डियन ऑफ हर माइनर illegitimate child may by appoint a guardian for any of them in respect of minus person or in respect of minus property on respect of both। ठीक है, इसे भी समझाता हूं, रुक जाइए। द गार्डियन सो अपॉइंटेड बाय विल हैज द राइट। अब राइट्स की बात कर लेते हैं कि टेस्टामेंट्री गार्डियन के पास राइट्स क्या क्या। The guardian so appointed by will has the right to act as a minor's guardian after the death of the minor's father or mother, as the case may be, and to exercise all rights of natural guardian under the act। तो जो भी टेस्टामेंट्री गार्डियन उसका बनता है आफ्टर द डेथ ऑफ मदर एंड फादर, वो उसका नेचुरल गार्डियन की तरह ही एक्ट करेगा और सारे राइट्स हैं उसके पास। The right of guardian so appointed by will shall, where the minor is a girl, ceases on her marriage। जैसे ही वो, अगर वो लड़की का गार्डियन है, ऑटोमेटिकली जो गार्डियनशिप है वो सीज हो जाती है। चलिए अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। फादर है, फादर प्री डिसीजेज मदर। ठीक है, प्री डिसीजेज मदर, दैट मीन्स मदर इज अलाइव। लेकिन फादर ने पहले ही एक विल बना दी थी और विल में उन्होंने कहा कि मेरे भाई अगले गार्डियन बनेंगे।
लेकिन इफ द फादर प्री डिसीजेस, तो फिर ऑटोमेटिकली कौन बन जाएगा गार्डियन? मदर बन जाएंगी। इस विल का कोई भी इफेक्ट होगा? नो इफेक्ट, क्योंकि अभी मदर हैं और मदर ही गार्डियन रहेंगे। लेकिन दूसरा सिचुएशन देख लीजिए, जब मदर गार्डियन बनते हैं, मदर गार्डियन, या तो आफ्टर मदर एक विल के थ्रू किसी को बना के, लेट्स से उन्होंने कहा कि मेरी सिस्टर या मेरा कोई भी एक्स ब्रदर जो है वो गार्डियन बनेगा, तो ठीक है, फिर वो विल काम में आएगी। लेकिन मान लीजिए आफ्टर मदर कोई भी गार्डियन नहीं है, कोई विल नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं हुआ, ये माइनर के केस में है, सिर्फ कुछ नहीं बनाया, तो ऑटोमेटिकली दिस विल हैव इफेक्ट, फादर की विल इफेक्ट में आ जाएगी। यहां तक सबको क्लियर है? तो वेरी गुड, आप गार्डियनशिप एक्ट को समझ गए, क्योंकि यही मेन कंसेप्ट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज फादर प्री डिसीजेस इन 1992 एंड थ्रू विल उन्होंने गार्डियन बना दिया ग्रैंडफादर को, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। देन कम्स मदर, मदर प्री डिसीज, मदर की डेथ हो गई 1990 में, फादर की हुई थी 1992 में, मदर प्री डिसीज हुई है। ठीक है, अब सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिए, यहां पर यहां पर जैसे पहले मदर की डेथ हुई, फिर फादर की डेथ हुई, यहां पर इफेक्ट में क्या आएगा? ग्रैंडफादर, विल इफेक्ट में आ जाएगी, क्योंकि कंडीशन क्या है? फादर शुड प्री डिसीज मदर। यहां पर ऐसा है नहीं है, मदर की डेथ तो पहले हुई है। लेकिन अब इसी में एग्जांपल दूसरी ले लेते हैं। लेट्स सपोज फादर प्री डिसीजेस इन 1990 and mother is alive. Who will be the guardian? Mother will be the guardian. And let's say father बिफोर डेथ एक विल बनाकर गए थे, जिसमें कहा था कि मेरे फादर मतलब ग्रैंडफादर जो है वो गार्डियन बनेंगे। लेकिन क्या वो विल इफेक्ट में आएगी? नो, क्योंकि अभी मदर अलाइव है। नाउ सपोज जब मदर अलाइव थे उन्होंने भी एक विल बना दी, और उस विल के हिसाब से उन्होंने कहा कि मदर के ग्रैंडफादर मतलब मदर के जो फादर हैं वो बनेंगे गार्डियन। तो फिर फादर वाली विल इफेक्ट में आएगी कि मदर वाली विल इफेक्ट में आएगी? मदर वाली विल इफेक्ट में आएगी, ये गार्डियन बनेंगे। लेकिन सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मदर ने विल नहीं बनाई, नो विल, फिर ऑटोमेटिकली फादर की विल इफेक्ट में आ जाएगी। दिस इज द केस। आई जस्ट होप आई एम क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, और आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज व्हाट इज written in section 9 of HMG. Now let's come to section 10. Incapacity of minor to act as a guardian of the property. A minor shall be incompetent to act as a guardian of the property of any minor. ठीक है, मतलब एक माइनर ही माइनर का गार्डियन नहीं बन सकता, एक माइनर ही माइनर का गार्डियन नहीं बन सकता। लेकिन एक चीज यहां पर ना हाईलाइट कर लो अपने बेयर एक्ट में और लिख लो इस चीज को, यहां पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी कहा है, पर्सन नहीं। दैट मीन्स अगर शादी होती है और वो चाइल्ड माइनर है जिसकी शादी हुई, दैट मीन्स मान लीजिए फादर फादर माइनर है, वो अपने बच्चे का गार्डियन बन सकता है। सिर्फ प्रॉपर्टी के केस में वो उसका गार्डियन नहीं बन सकता, पर्सन के केस में वो अभी भी गार्डियन है, चाहे वो खुद माइनर है। ये सेक्शन 10 में लिखा है। आगे देख लेते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 बात करता है डी फैक्टो गार्डियन, नॉट टू डील विद माइनर्स प्रॉपर्टी। पहले तो दो वर्ड्स आए हैं, मैं आपको समझा देता हूं इनका मतलब क्या है। एक होता है डी फैक्टो गार्डियन। नाउ हु इज अ डी फैक्टो गार्डियन? डी फैक्टो गार्डियन वो गार्डियन होता है हु इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ दैट चाइल्ड, जो सच में उसका ख्याल रख रहा है। एक्चुअली टेकिंग मतलब जैसे हमने कस्टडी और गार्डियनशिप में पढ़ा वैसी सेम, एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, मान लिया। एंड हु इज अ डी ज्यूरे गार्डियन? डी ज्यूरे गार्डियन कौन होता है उसका? डी ज्यूरे गार्डियन वो गार्डियन होता है हु इज लीगली अ गार्डियन।
who is legally appointed या who is legally a guardian. A de facto guardian is a person who actually takes care of the minor without legal authority. A person who has a legal authority to act as a guardian is a de jure guardian. A de facto guardian, अब यहां पर वापस आता हूं बेयर एक्ट पर, ये तो मैंने सिर्फ इन दोनों का बताया था. डी फैक्टो लीगली ऑथराइज नहीं होता, बस उसका ख्याल रखना. डी फैक्टो गार्डियन जो है वो उसकी माइनर की प्रॉपर्टी के साथ कुछ नहीं कर सकता, वो उसके प्रॉपर्टी के साथ डील नहीं कर सकता. आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ और डील विद प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू माइनर merely on the ground of his or her being the de facto guardian of the minor. एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं. जैसे मान लीजिए आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं, आप डीयू में एलएलबी करने जा रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं. देखिए आपके नेचुरल गार्डियन तो फादर ही है, मतलब दैट मीन्स जो आपके डी ज्योरे गार्डियन है वो तो आपके फादर ही है. लेकिन आप वहां पर दिल्ली में क्योंकि रह रहे हैं, दिल्ली में आप अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं, मान लीजिए अपने अंकल के पास रह रहे हैं, चाचा जी के पास, अंकल के पास. अंकल आपके क्या होंगे? लोकल गार्डियन कह लो, या फिर एग्जांपल में ले लो, कह लो डी फैक्टो गार्डियन, जो आपका एक्चुअली में ख्याल रख रहे हैं दिल्ली में. नेचुरल गार्डियन कौन है? नेचुरल गार्डियन आपके फादर है. ये सिर्फ एग्जांपल ले लो, ठीक है. तो क्या आपके अंकल आपकी प्रॉपर्टी को कुछ भी कर सकते हैं? नहीं. राइट अभी भी आपके फादर के, जो मेन गार्डियन है वही है, उन्हीं के पास है. क्लियर है? गार्डियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट, ये बता चुका. अगर गार्डियन का कुछ भी अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है जॉइंट हिंदू फैमिली में, वो ऑटोमेटिकली कर्ता होता है, उसका कोई भी गार्डियन और कोई नहीं होता, कर्ता ही होता है. व्हाट इज अ कर्ता? फैमिली लॉ 2 में पढ़े, ठीक है. या फिर आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर, और वो पॉइंट कर सकता है अगर हाई कोर्ट को ठीक लगे तो. सेक्शन 13, वेलफेयर ऑफ अ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन. जो मर्जी कर लो, जो फोकस है अपना, जो हमारा मेन मोटिव है, दैट इज क्या? पैरामाउंट क्या है? वेलफेयर ऑफ द माइनर. जो भी करना है वेलफेयर ऑफ द माइनर के लिए करना. दिस टॉक्स अबाउट सेक्शन 30. In the appointment of declaration of any person as a guardian of a Hindu minor by a court, the welfare of the minor shall be paramount. क्लियर है? और वो गार्डियन कभी नहीं बन सकता जो कोर्ट की नजर में एक वेलफेयर ऑफ द माइनर के लिए काम नहीं करेगा. This completes our Hindu Minority and Guardianship Act 1956. I'm giving you a minute to ask your doubts, to ask any question if you want to. और ये क्लास जो है आप देख सकते हैं पूरी, हमारे बाकी क्लासेस भी देख सकते हैं. वेबिनार का मत भूल जाना, वेबिनार जो है जरूर रजिस्टर कीजिए. ये हर स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा, जिसने एचएमए पढ़ लिया है उसके लिए भी, जिसने एचएमए नहीं पढ़ा उसके लिए भी, क्योंकि पेपर आ गए हैं एलएलबी के, जुडिशरी के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, सब चीजें आने वाली हैं, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है. और आप हमारा एलएलबी का कोर्स 2 ज्वाइन कर सकते हैं. हमारे आपने डेमो क्लासेस देखी ही होंगी टर्म 1 की, या फिर आपने कोर्स में एनरोल किया ही होगा. अगर किया है तो आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है. और टर्म 1 का अगर आप ये वाले सब्जेक्ट जैसे फैमिली लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बीएनएस हो गया, टॉट हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया. देखिए आप ये मत समझना कि अभी आपने लॉ कर ली या फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया तो बस इन सब्जेक्ट से पीछा छूट गया. जिंदगी में कभी छूटने नहीं वाला. तो इट्स बेटर कि जितनी जल्दी आप इन सब्जेक्ट्स को सही से समझ लो और पढ़ लो, उतना ही ज्यादा आप लाइफ में आगे सक्सीड करोगे. तो इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर सेमेस्टर 1 आप इन्हीं सब्जेक्ट्स को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से अगर आपने पहले नहीं पढ़ा. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास में वील स्टार्ट विद निकाह. थोड़ा निकाह का, मुस्लिम लॉ का थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज हमारा हिंदू लॉ पूरा कंप्लीट हो गया, एक भी क्लास और बची, ठीक है. तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अच्छे से समझाया और आपको समझ भी आया. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.